औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 37 जो है उसको शुरू करना है। लेक्चर नंबर 37 मैकेनिक्स 2, और इसके अंदर जो है हम स्टडी कर रहे हैं अपथ्रस्ट फ्लूइड्स को स्टडी कर रहे हैं। और फ्लूइड्स में आगे हम देखेंगे अपथ्रस्ट या बॉयंसी, या जिसको हम कहते हैं बाइंड्स फोर्स। ये हमने जो है वो आज स्टडी करना है। तो फ्लूइड्स की सीरीज़ जो है वो चल रही है। तो इसका जो फार्मूला होता है अपथ्रस्ट का, ये फार्मूला होता है U = ρVg। V जो है ये वॉल्यूम है ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन अ लिक्विड, यानी कि सॉलिड जिसको लिक्विड के अंदर आपने रखा हुआ या उसके अंदर डुबोया हुआ है। रो जो है ये क्या है? ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ये क्या? ये हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी है। तो सपोज करें कि हमारे पास ये देखिए एक कंटेनर है, ये ऐसा। ये कंटेनर जो है इसके अंदर हमने लिक्विड जो है वो भरा हुआ है, और इसके अंदर ये एक सॉलिड है जिसको हमने इमर्स किया हुआ है। ये एक सॉलिड है जिसको हमने रखा हुआ है, यानी कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। एक फोर्स ये लग रही है इसके ऊपर इस तरफ F1 जो P1A के बराबर है। ठीक है। एक फोर्स इसके ऊपर इधर से लग रही है F2 जो P2A के बराबर है। ठीक है। यहाँ पर आप एक लेवल यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही होंगी, इस तरफ से, इस तरफ से, और इस तरफ से भी ये जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास जो है दो लेवल्स हों, यानी कि यहाँ पर P2 प्रेशर है और इधर P1 प्रेशर है, तो कितना होता है हमारे पास? P2 - P1 जो है वो ρgh के बराबर होता है। ये हमने कैलकुलेट किया। ये क्या है कि हमने सिलेंडर ले लिया जिसको सॉलिड हमने कहा है। तो नेट फोर्स जो सिलेंडर पर लग रही है, नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय लिक्विड। तो जो लिक्विड से नेट फोर्स सिलेंडर के ऊपर लग रही है वो कितनी है? वो F2 - F1 अपवर्ड, यानी कि नेट फोर्स इस तरफ लग रही है। ये F नेट जो है जो F2 - F1 के बराबर है वो हमारे पास ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास F2 - F1 जो है वो किसके बराबर है? वो P2A - P1A के
बराबर है, तो F2 माइनस F1 मेरे पास P2 माइनस P1 इंटू ए जो है इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है F2 माइनस F1 F2 माइनस F1 ये इक्वल आ गया P2 माइनस P1 इंटू ए के, और ए हमारे पास यहाँ पे एरिया और ये P2 माइनस P1 रो जी एच के बराबर है। F2 माइनस F1 रो जी एच ए के बराबर निकल आएगा। अब हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो हाइट क्या है, ये P1 से P2 तक देखें आप, ये जो है यहाँ पर ये हाइट है। ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू V। तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू रो जी V। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही फार्मूला है जो अप थ्रस्ट का फार्मूला है हमारे पास V रो जी। अब आप देखें यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि हमारे पास जो है, देखिए ये यूं कंटेनर था, इसके अंदर ये सॉलिड इमर्स्ड था। ठीक है, ये इस पर फोर्स लग रही F और ये इस पर लग रहा थ्रस्ट U, लिक्विड का थ्रस्ट, और ये W वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ऊपर क्या फोर्सेस हैं, F प्लस U इज इक्वल टू W, या आप कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू W माइनस U, यानी कि नेट फोर्स जो है वो वेट माइनस U के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एपरेंट वेट एक्चुअली क्या है। तो एपरेंट वेट यानी कि जब लिक्विड में आपने सॉलिड को इमर्स कर दिया तो जो एपरेंट वेट है वो आपको क्या महसूस हो रहा है, वो एपरेंट वेट जो है वो आपको कम लगेगा जब सॉलिड को, क्योंकि सॉलिड को जब आपने लिक्विड के अंदर डुबो दिया तो एक लिक्विड जो है वो भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स के लगने से आपको जो सॉलिड उसके अंदर इमर्स हुआ है वो हल्का महसूस होगा। तो एपरेंट वेट क्या है, एपरेंट वेट क्या है, ये वेट इन एयर इज इक्वल टू U अप थ्रस्ट। ये अप थ्रस्ट के बराबर है। ठीक है जी, तो जब किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर हम इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लिक्विड की तरफ से अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, और वो फोर्स होती है रो VG, जिसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट। ये रो VG, इसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट, और इसका हमने फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करके देख लिया। अब हमने आगे देखना है अर्शमीदस। अर्शमीदस प्रिंसिपल। सपोज करें कि हमारे पास
ये लिक्विड है और इसके अंदर ये सॉलिड हमने कुछ पोर्शन सबमर्ज्ड इसके अंदर किया हुआ है। तो U हमें पता है कि रो वी जी के बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड volume of the fluid displaced is equal to volume of the solid immersed into a liquid। यानी कि ये जितना आपने इसके अंदर डुबोया, ये डुबोने के बाद तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो डिस्प्लेस जितना हो रहा है वो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो इमर्स्ड है इनटू लिक्विड उसके बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि ये जो है यानी कि आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि हम जितना सॉलिड को इमर्स करते हैं लिक्विड के अंदर और वो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है वो वॉल्यूम कितना होता है, जितना ये सॉलिड जो है उसको डिस्प्लेस कर रहा है उसको अपनी साइडों के ऊपर धकेल रहा है। तो U हमें पता है कि रो वी जी के बराबर होता है और M जो है वो रो वी के बराबर होता है। तो U हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जी फिर हो जाएगा। तो M क्या है, M है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, ये वो है, ठीक है, जितना आप मास जो है वो डिस्प्लेस कर रहे हैं वो M के हमारे पास बराबर है। तो U जो है, U अपथ्रस्ट क्या एक्चुअली वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, U जो है वो क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यानी कि जब आपने इसको इसके अंदर इमर्स किया तो जितना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, जितना इसने मास डिस्प्लेस किया और जितना इसने जो है वो वेट डिस्प्लेस किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। कि जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में इमर्स करें तो वो लिक्विड के अंदर जो सॉलिड इमर्स हुआ है वो कितना मास या वॉल्यूम जो है वो उसको डिस्प्लेस करता है, ठीक है। इसी से जो है वो लॉ फ्लोटेशन कि कब कोई चीज़ जो है वो फ्लोट करती है और वो कब कोई चीज़ जो है वो डूब जाती है, वो इसी की बेस के ऊपर है, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की बेस पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कि फ्लोटेशन का
क्या ला है, सपोज करें कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये हमारे पास एक सॉलिड है जिसको हमने इमर्स किया हुआ है। तो इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रही है U, जिसको हम कहते हैं लिक्विड का अप थ्रस्ट। एक वेट है इसके ऊपर WmG नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और एक टेंशन की फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ये T। तो फ्लोटेशन का मतलब यह है कि बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम ही होगी और बॉडी जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देगी। ठीक है, फ्लोटेशन मीन दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि F नेट हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। तो वेट जो है, वेट एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड अप थ्रस्ट act at the center of buoyancy। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मैंने इधर इस जगह पर लिया इसको और वेट को हमने इसी जगह पर लिया, एक पॉइंट पे नहीं दोनों लिए, ये दोनों एक पॉइंट पे नहीं होते, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है और ये सेंटर ऑफ बुयांसी के ऊपर रहता है। ये एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे नहीं होते, इनके सेंटर जो होते हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब F नेट ज़ीरो है तो आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर है, और जब आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर है तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। उसके ऊपर जब नेट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली ज़ीरो के बराबर हो जाएं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो वेट ऑफ बॉडी हमारे पास क्या है, वो अप थ्रस्ट है, दैट इज अप थ्रस्ट। तो वेट ऑफ बॉडी क्या है, अप थ्रस्ट क्या है एक्चुअली, वेट ऑफ द फ्लूइड displaced by the body। वो क्या है, weight of the fluid displaced by the body। जो बॉडी ने फ्लूइड जो है उसको डिस्प्लेस किया, वेट ऑफ बॉडी क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन अगर आप देखें तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, जो फ्लोटेशन की कंडीशन है उसको हम देखें तो अगर रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और रो एफ है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड।
अगर रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस दैन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, हल्का है, तो क्या होगा, सॉलिड करेगा फ्लोट। लेकिन अगर सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये सॉलिड क्या करेगा, सिंक, ये डूब जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हल्का है, सॉलिड हल्का है फ्लूइड से तो फ्लोट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर सॉलिड जो है वो हल्का नहीं है, वो भारी है फ्लूइड से, तो वो डूब जाएगा, हमारे पास वो सिंक कर जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक और कंडीशन जिसको कहते हैं हम लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी कि अगर रो एस रो एफ के बराबर हो, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट ही करेगा, लेकिन बिल्कुल जस्ट अबव द सरफेस है। इसको कहते हैं रो एस इज इक्वल टू रो एफ, कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। ये हमारे पास लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि यहाँ तक, इस कंडीशन तक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकता है। इसके बाद अगर जो रो एस है वो रो एफ से ज़्यादा हो जाएगा तो ये डूब जाएगा। इसको कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन, रो एस इज इक्वल टू रो एफ, इसको कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। अच्छा, अब ये जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, इसको अगर हम देखें हाइट की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ हाइट इसको देखें, और हाइट की टर्म्स में इसका एक्सप्रेशन जो है उसको ड्राइव करके देखें। देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये देखें, ये हमारे पास कंटेनर है और इसके अंदर ये सॉलिड है हमारे पास, जिसको हमने इमर्स्ड किया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, हमने इमर्स्ड किया हुआ है इसके अंदर। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये वी एफ वॉल्यूम है, और इधर से लेकर इधर तक एच एफ इसकी हाइट है। तो एफ नेट 0 होगा अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, तो वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ अप थ्रस्ट के बराबर होगा। तो आप देखेंगे ये हमारे पास सॉलिड है ना, तो ये सॉलिड जो है इसका वी एस वॉल्यूम होगा और रो एस इसकी डेंसिटी होगी। तो हमारे पास एम जी वेट जो है, एम की जगह पर रो एफ वी एफ जी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एफ नेट 0 है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो एम की जगह पर हमारे पास वी एस रो एस जी बराबर आ जाएगा रो एफ वी एफ जी। जी से कैंसिल हो गया,
तो रो एस वी एस इज इक्वल टू रो एफ वी एफ के बराबर आ जाएगा। अब वी एस क्या होगा, एरिया इंटू हाइट एच एस, और वी एफ क्या होगा, एरिया इंटू हाइट एच एफ। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ फ्लूइड और हाइट ऑफ सॉलिड। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए एच एस रो एस इज इक्वल टू ए एच एफ रो एफ। ए से कट गया तो एच एस रो एस इज इक्वल टू एच एफ रो एफ। ये इन टर्म्स ऑफ हाइट हमारे पास फार्मूला जो है वो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी लिक्विड के अंदर तब फ्लोट करता है जब उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर। ठीक है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो तो वो बॉडी फ्लोट करेगी। यानी कि अगर रो एस लेस देन रो एफ है तो बॉडी फ्लोट करेगी, अगर रो एस ग्रेटर देन रो एफ है तो बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी। और कोई भी ऑब्जेक्ट जितना आप सबमर्ज करते हैं या इमर्स्ड करते हैं वो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, उसकी वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर होती है, जितना वो फ्लूइड जो है उसको डिस्प्लेस कर रहा होता है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। एग्जांपल देखते हैं। तो क्या हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर दो बॉल्स हैं हमारे पास, दो स्फेरिकल बॉल्स हैं ए और बी। इसकी डेंसिटी डी ए है, इसकी डेंसिटी डी बी है। ये दोनों बॉल जो है ये एक स्प्रिंग के ज़रिए अटैच्ड है। यहाँ पे जो है ये एक स्प्रिंग जो है वो लगा हुआ है और इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन टी है। ठीक है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम है एंड द स्प्रिंग हैज़ टेंशन टी, और स्प्रिंग जो है उसकी में टेंशन जो है वो टी है। तो हमारे पास ये दो आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर, वी हैव टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी। ये दो हमारे पास आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर हैं। अब देखें कि ये जो है हमारे पास ए स्फीयर है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, एक अप थ्रस्ट लग रहा है यू ए ऊपर की तरफ, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इसके ऊपर नीचे की तरफ टी लग रही है, और इसका वेट डब्ल्यू ए नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो यू ए हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस टी के जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यू ए हमारे पास आ जाएगा वी रो एफ जी डब्ल्यू ए प्लस टी। अच्छा, यहाँ पर उसने डेंसिटी रो एफ
जो है उसको डी एफ यानी कि डी से वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वी डी एफ जी, और ये वेट भी कितना है, थ्रस्ट के बराबर ही है, तो वी डी ए जी प्लस टी, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। और दूसरा हमारे पास स्फीयर बी है जो नीचे है, ये देखें, इसके ऊपर ये यू भी आप थ्रस्ट आ गया, टेंशन इसके ऊपर की तरफ एक्ट करेगी और वेट डब्ल्यू भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो टी प्लस यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टी रो वी एफ जी और डब्ल्यू बी रो बी वी बी जी। तो इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस रो डी एफ जी डी बी वी बी जी। इसको v को b कहने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास, ये दो इक्वेशंस जो हैं हमारे पास जो है वो बन जाएंगी। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लें तो कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल रहा हूँ और इधर t की वैल्यू को पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो t जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, रो डी एफ, ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी वी एफ, बल्कि इसको वी एफ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको वी ही सिर्फ आप कहना, ये सिर्फ हमारे पास वी ही है। ठीक है, तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी वी जी माइनस वी डी एफ जी, ये चीज़ आ जाए और इसको इसके अंदर पुट कर दें। तो वी डी एफ जी वी डी ए जी प्लस डी बी वी जी माइनस वी डी एफ जी, ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। इसको हमने फर्दर जो है वो सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो ये आ गई हमारे पास, आप देखें कि इसके अंदर ये टर्म जब इसके साथ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 2v डी एफ जी, और v इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो डी ए माइनस डी बी इंटू वी जी, इसके बराबर आ जाएगा, जी जी कैंसिल हो गए, तो 2df मेरे पास da माइनस डी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि da माइनस और इसमें डी बी माइनस होता है, da लेस देन डी बी है, यानी कि डेंसिटी ऑफ ए डेंसिटी ऑफ बी से
कम है और डेंसिटी ऑफ डी जो है वो ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ एफ फ्लूइड है। तो डी बी नीचे था, इसका मतलब है कि डी बी जो है वो सिंक कर जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा। देखिए इस चीज़ को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस सारी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इस सारी इक्वेशन को अगर मैं वी जी से इस सारी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास इस इक्वेशन को तो मेरे पास क्या आएगा, डी एफ इज इक्वल वी जी से डिवाइड कर दिया, वी जी से कट गया तो डी ए प्लस टी ओवर वी जी, डी ए प्लस टी ओवर वी जी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर टी प्लस हो रहा है, टी प्लस वी जी। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो है अगर हम देखें, यानी कि यहाँ से अगर मैं डी ए की वैल्यू निकाल लूँ तो डी ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, डी एफ माइनस टी ओवर वी जे, माइनस हो रहा है। अच्छा, अब अगर दूसरी इक्वेशन को जो मेरे पास थी ये वाली, इसको भी अगर डिवाइड कर दूँ तो टी ओवर वी जे प्लस डी एफ इज इक्वल टू डी बी, यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये सिंक करेगा और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर टी ओवर वी जी ऐड हो रहा है, उसमें से टी ओवर वी जी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो रही है कि कौन सी चीज़ सिंक करेगी और कौन सी चीज़ जो है वो फ्लोट करेगी। ठीक होगी बात। अब एक आखिरी एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल जो है, लेक्चर को फिर एंड करते हैं एग्जाम्पल करके। एग्जाम्पल है कि हमारे पास ये दो स्फीयर हैं, रो रेडियस आर, इसकी डेंसिटी 3 रो रेडियस आर, किसी स्प्रिंग के साथ लगे हुए हैं। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। एक लिक्विड है हमारे पास कंटेनर के अंदर जिसकी डेंसिटी 2 रो हमें दी है। ये स्फीयर उठाकर इस डेंसिटी के इस लिक्विड के अंदर हम इनको पुट कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं या सबमर्ज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह ये 3 रो, ये रो, इसका रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो अब इनके ऊपर जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं, इसके ऊपर ये लगेगा यू अप थ्रस्ट, यू, और स्प्रिंग की फोर्स लगेगी, स्प्रिंग पे फोर्स लगेगी ये स्प्रिंग की नीचे की तरफ के एक्स, और इसका वेट भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा डब्ल्यू, ये वेट एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो यू के एक्स प्लस डब्ल्यू एक इक्वेशन आ जाएगी इसके लिए, रो वाले के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, u की जगह पर v 2 रो जी, के एक्स प्लस वी रो जी, इसका वेट कितना होगा, वी रो जी। ये इस तरफ जाएगा तो के एक्स जो है वो वी रो जी के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह इसको देखें, इसका वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, अप थ्रस्ट ऊपर लगेगा,
ये यू अप थ्रस्ट इसके ऊपर ऊपर लगेगा और इस पर ये स्प्रिंग फोर्स के एक्स भी ऊपर की तरफ एग्जर्ट होगी। तो ये हमारे पास क्या आज बन जाएगी इक्वेशन, इसकी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V2 रो जी प्लस के एक्स इज इक्वल टू V3 रो जी। ठीक है, क्योंकि इसकी अब डेंसिटी जो है वो 3 रो है, इस वाले फ्लूइड इस वाले स्फीयर की डेंसिटी जो है वो 3 रो है। तो ये भी इस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास के एक्स इज इक्वल टू वी रो जी। तो दोनों हमारे पास सेम निकल है। तो जो लाइट स्फीयर है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, लाइट स्फीयर is completely submerged, वो completely submerged हो जाएगा, उसके अंदर लिक्विड के चला जाएगा। तो हमारे पास अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इससे निकालें, इससे निकालें ये ही निकली है कि x जो है दैट इज इक्वल टू वी रो जी ओवर के, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है 4/3 पाई आर क्यूब है। तो x हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी आर क्यूब ओवर के। आर क्यूब ओवर के, पाई आर क्यूब रो जी ओवर के, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब रो जी ओवर 3 के। इतनी एक्सटेंशन, यानी कि जब आप उनको इमर्स करेंगे तो इतनी एक्सटेंशन जो है वो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। आगे से फिर हम फ्लूइड डायनामिक्स पे शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम बर्नौलीज़ इक्वेशन और ये दूसरी चीज़ें जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को जो है वो मेंटली तैयार रखें कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो अगस्त के आखिर में या सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकते हैं, और काम को तेज़ी से करें और असाइनमेंट्स जो हैं उनको जमा करवा दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।